हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। एलटी ग्रेड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है हमारा द फेयरवेल पार्टी बाय अनीता देसाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये स्टोरी है और आज हम पढ़ेंगे बायोग्राफी ऑफ अनीता देसाई। इम्पोर्टेंट वर्क्स देखेंगे इनके, कंप्लीट समरी इन हिंदी और लास्ट में करेंगे 50+1 लर्नर क्वेश्चन, जिससे कि एकदम टॉपिक क्लियर हो जाए। बस आप हमारे साथ बने रहे शुरू से लेकर एंड तक। आपका पूरा का पूरा एलटी ग्रेड का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो वोकैब हो, चाहे लिटरेचर हो, पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले हम पढ़ेंगे अनीता देसाई की बायोग्राफी एट ए ग्लांस। तो इनका जो फुल नेम है वो है अनीता मजूमदार देसाई, इसको याद रखेंगे। अनीता मजूमदार देसाई, इनका जन्म हुआ था 24 जून 1937 मसूरी, इंडिया में। इनकी नेशनलिटी है इंडियन है, भारतीय है। इनके पेरेंट्स, इनके पिता का नाम था DN मजूमदार, जो क्या थे बंगाली बिजनेसमैन थे। इनकी मदर थी टोनी टाइम्बे, जो जर्मन थी। इनकी जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो जानती थी हिंदी, बंगाली, जर्मन और इंग्लिश को जानती थी वो। इनका जो प्रोफेशन था वो नोवेलिस्ट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी और अकेडमिक जानती थी। इनका फैमिली बैकग्राउंड जानते हैं। इनके स्पाउस, इनके पति का नाम था अश्विन देसाई, जो एक बिजनेसमैन थे। इनकी शादी हुई थी 1958 में। इनके बच्चे थे, इनके 4 बच्चे थे। ध्यान रखेंगे, अनीता देसाई के 4 बच्चे थे। अरविंद देसाई, राहुल देसाई, तानिया देसाई और किरण देसाई। ये किरण देसाई जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये फेमस नोवेलिस्ट थी, ये फेमस नोवेलिस्ट थी, विनर ऑफ द मैन बुकर प्राइज 2006 द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इनको ध्यान रखेंगे, किरण देसाई को, इनको मैन बुकर पुरस्कार मिला था 2006 में। काय के लिए मिला था? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला। इनकी बेटी थी अनीता देसाई की। इनके मेजर वर्क जो है वो ईजीसी नेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखें। इनका जो पहला वर्क था क्राई द पीकॉक, जो आया था 1963 में, इम्पोर्टेंट वर्क है। ये इनका फर्स्ट नोवेल है, ध्यान रखेंगे, ये फर्स्ट नोवेल है, इनका फर्स्ट नोवेल, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आया था वॉइसेस इन द सिटी 1965, वेयर शैल बी गो दिस समर 1973, फायर ऑन द माउंटेन 1977, क्लियर लाइट ऑफ अ डे 1980, द विलेज ऑफ द सी 1982, द कस्टडी जो आया था 1984 में, द बग गार्टर बॉम्बे आया था 1988 में, जर्नी टू इथाका 1995 में आया था, इम्पोर्टेंट वर्क है इनका ये वाला। फास्टिंग आया था 1999 में। द जिंगजेंग बे आया था 2004 में। द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस जो आया था 2011 में। गेम्स एट 12 लाइट एंड अदर स्टोरीज 1978 में आया था इनका वर्क, इम्पोर्टेंट वर्क है इनका, ध्यान रखेंगे। डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज जो आया था 2000 में। इनकी जो थीम थी वो क्या थी इनकी लिखने का? साइकोलॉजिकल रियलिज्म को लिखती थी ये, एलिनेशन लॉलीनेस को लिखती थी, वीमेन इमोशनल स्ट्रगल के बारे में बताती थी, एक्जाइल और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताती थी, और अर्बन लाइफ एंड आइडेंटिटी के बारे में इनकी थीम हुआ करती थी, इनकी थीम होती है।
इनको अवार्ड मिले थे, ये याद रखेंगे। इनको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर 5 ऑन द माउंटेन 1978 में मिला था इनको। इनको मिला था गार्डियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज, इंपॉर्टेंट वर्क है वो अवार्ड है गार्डियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज। इनको मिला था पद्म भूषण 2014। इनको मिला था बुकर प्राइज फाइनलिस्ट, जो 2 बार हुई थी, ट्वाइस 2 बार मिला था इनको, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर 5 ऑन द माउंटेन इन 1978, ये मिला था 5 ऑन द माउंटेन के लिए। अब हम पढ़ेंगे ये जो इनका वर्क है, जो LT ग्रेड के सिलेबस में दिया गया है, द फेयरवेल पार्टी, उसके हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट करेक्टर्स पहले। उसमें कौन कौन से करेक्टर हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका वर्क है। इनमें जो अनीता देसाई इसकी ऑथर है, इसमें एक करेक्टर है रमन, जो मिस्टर रमन नाम से जाना जाता है। द हस्बैंड द वन हु हैज ट्रांसफर्ड, इसका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उसी की फेयरवेल पार्टी रखी गई है। बीना रमन, ये मिस्टर रमन की पत्नी है, मिसिस बीना रमन की वाइफ है। नोनो द स्पेस्टिक चाइल्ड है, द इल्डेस्ट सन है। मिसिस रॉय, मिसिस रे, ये कौन है, द कमिश्नर्स की वाइफ है ये। डॉक्टर बनर्जी, द डॉक्टर्स हु सिंग्स, ये डॉक्टर है जो गाते हैं, एक इनकी पत्नी है, डॉक्टर बनर्जी वाइफ है। द लेडी हु सिंग्स द टैगोर सॉन्ग, इसको ध्यान रखेंगे, ये टैगोर सॉन्ग को गाती है। इस स्टोरी की थीम क्या है, इसकी जो थीम है वो कैसी है, वो आर्टिफिशियल और जेन्युइन ह्यूमैनिटी है, वो बनावटी है। द स्टोरी कंट्रास्ट द सुपरफिशियल बिहेवियर ऑफ सोसाइटी, एक सुपरफिशियल है, विद द ट्रू कंसर्न शोन बाय द डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा जब दिखाया जाता है एकदम जेन्युइन दिखाई जाती है, लेकिन बिहेवियर दिखाया जाता है, बाकी लोग जो दिखाते हैं वो दिखावा करते हैं, केवल आर्टिफिशियल लोगों के साथ संबंध होते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा हिपोक्रेसी ऑफ अपर क्लासेस सोसाइटी, ध्यान रखना है। गेस्ट डिस्प्ले पोलाइट वर्ड्स, जो गेस्ट होते हैं वो पोलाइट वर्ड को प्रयोग करते हैं, और गेस्ट शेयर बट देयर फीलिंग आर इनसिंसियर एंड प्रेटेंशियस है, उनकी जो भावना है वो कुछ आ रहा है, वो केवल दिखावा कर रहे हैं। पैरेंटल डिवोशन है, रमन एंड बीनस लाइफ रिवॉल्व करती है अराउंड केयरिंग फॉर देयर स्पेसिफिक चाइल्ड, हाईलाइटिंग करती है सेल्फिश पेरेंटल लव, वो सेल्फिश है, वो दिखावा करते हैं वो भी। इसमें आपको देखने को मिलेगा रोल ऑफ वेल्थ एंड स्टेटस, आपको पैसा देखने को मिलेगा, स्टेटस देखने को मिलेगा, धन दौलत मिलेगी देखने को। इसमें रिलेशनशिप इन द स्टोरी आर इन्फ्लुएंस करते हैं बाय मनी, धन से दिखाए जाते हैं, सोशल स्टेटस से दिखाए जाते हैं, और ड्रिंक्स, इसमें आपको मनी, सोशल स्टेटस और धन, ड्रिंक्स आपको देखने को मिलेगा। रादर देन जेन्युइन इमोशन, लोग पैसे से खरीदते हैं, पैसा मिलेगा देखने को, लेकिन जो जेन्युइन इमोशन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर दिखावटी है सब कुछ। इसमें आपको देखने को मिलेगा रियलाइजेशन, आपको देखने को मिलेगा रियलाइजेशन एंड आयरनी, इसमें देखने को मिलेगी विडंबना मिलेगी। द ट्रू ह्यूमन बॉन्डिंग इमर्ज ओनली आफ्टर द आर्टिफिशियल पार्टी एंड, मतलब आर्टिफिशियल जो पार्टी है वो दिखावा की पार्टी है, रियल में कोई किसी को नहीं जानता, ना कोई किसी से प्रेम करता है। शोइंग द आयरनी ऑफ सोशल फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है केवल। कहानी का मुख्य विषय कृत्रिम बनाम वास्तविक मानवता है, उच्च वर्ग की कपटपूर्ण है प्रवृत्ति है, माता पिता का समर्पण है, धन है सामाजिक स्थिति द्वारा बनाए गए सतही संबंधों में सच्चाई की खोज है। इसमें कुछ रियलिटी नहीं मिलती है, बस ढोंग है सब। द फेयरवेल पार्टी को हम पढ़ेंगे डिटेल्ड समरी इन हिंदी, आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या होता है। द फेयरवेल पार्टी जो है वो अनीता देसाई द्वारा लिखी गई एक कहानी है, ध्यान रखेंगे ये स्टोरी है। ये कहानी जो ली गई है वो है गेम्स एट ट्वाइलाइट एंड अदर स्टोरीज, जो आई थी 1978 में।
इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इस पॉइंट को याद करना है कि ये किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, द फेयरवेल पार्टी। तो ये कलेक्शन था गेम्स एट ट्वाइलाइट एंड अदर स्टोरी, जो 1978 में आया था। इसको याद करना है। ये पूछेगा किस कलेक्शन में आई थी और कब आई थी, 1978 को। एक कहानी जो है वो दिखाती है कैसे आर्टिफिशियल लोग हैं, मतलब कैसे जो एग्जिस्ट करते हैं, कोई किसी से कोई संबंध नहीं है, बस खाते हैं पीते हैं, पार्टी में आते हैं और चले जाते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं है, ना रियल लाइफ में वो जानते भी हैं। अनीता देसाई इस कहानी में एक मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रित प्रस्तुत करती हैं। कहानी में उच्च वर्ग के लोगों को कृत्रिम और बनावटी जीवन को उजागर किया गया है। ध्यान रखेंगे, कहानी में द स्टोरी प्रेजेंट द आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस विच द अपर क्लास पीपल लीड। जो अपर क्लास के लोग हैं वो क्या करें, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। कहानी का नायक जो है वो रमन है। ध्यान रखेंगे, कहानी का जो हीरो है जो कौन है, रमन है। रमन जो है वो एक मध्यम परिवार से बिलोंग करता है, मिडिल क्लास फैमिली से आता है। वह अपने तबादले के कारण, उसका तबादला हो रहा है, वो दिल्ली से बम्बई जा रहा है। ध्यान रखेंगे, वो दिल्ली में काम करता था एक सिगरेट कंपनी में। अब वो कहाँ जा रहा है, अब वो जो दिल्ली से बम्बई जा रहा है। ये पॉइंट पूछा जाएगा कि उसका तबादला कहाँ से कहाँ के लिए हुआ था, ये बात तो पूछी जाएगी। तो बम्बई में जा रहा है, बम्बई में उसका तबादला हो गया। दिल्ली में उसने 5 साल काम किया था, अब वो अपनी फेयरवेल पार्टी दे रहा है लोगों के लिए। तबादले के कारण दिल्ली से बम्बई जा रहा है, इसी अवसर पर वह एक फेयरवेल पार्टी देता है। इसलिए इस कहानी का जो शीर्षक है वो क्या है, द फेयरवेल पार्टी है। वह अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में निवास में के दौरान जिन जिन लोगों से जुड़ा रहा, जैसे दोस्तों से, फ्रेंड्स से, अपने जो फ्रेंड्स थे और इनके जो नीबर्स थे, कलीग थे और हाई ऑफिशियल स्टेटस पर्सन थे, पड़ोसी, सहकर्मी, बड़े अधिकारी, जो उनसे जुड़ा रहा 5 सालों तक, वो उनको सबको इनवाइट करता है अपनी पार्टी में, सबको पार्टी में आमंत्रित करता है। पार्टी लॉन में आयोजित की जाती है। ध्यान रखेंगे, पार्टी जो जिसका आयोजन हो रहा है वो लॉन में हो रहा है। लॉन में क्या हो रहा है, उसका आयोजित किया जा रहा है। और मौसम का है, गर्मी का मौसम है। इस बात को भी पॉइंट याद करना है। ये पूछेगा कि पार्टी का आयोजन कहाँ किया जा रहा था, वो हो रहा था लॉन में। और मौसम कौन सा था, समर का मौसम था। मौसम आपका समर का था। और 5 साल दिल्ली में रहा है, अब उसका ट्रांसफर बम्बई के लिए किया जा रहा है। इसी मौके पर सभी लोगों को बुलाता है पार्टी में। श्रीमती बीना रमन की पत्नी है, जिसकी उम्र 35 वर्ष है। उन्हें लोगों के बीच ठंडी स्वभाव की और असामाजिक कहा जाता है। लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं लोग, ये फ्रेंडलेस है, किसी से दोस्ती नहीं करती है। और क्या होती है, फ्रिजिड है, एकदम कठोर है, वो किसी से दोस्ती यारी नहीं करती है। शी इज सो बिकॉज ऑफ हाई स्पेटिक चाइल्ड whom she has been nursing for the last 15 years। इसका मुख्य कारण उनका है एक पौष्टिक दिव्यांग बच्चा है, जिसके लिए 15 वर्षों से लगातार देखभाल कर रही है। वो अपने बच्चे की देखभाल के लिए वो किसी से दोस्ती यारी नहीं कर पाई, अपने बच्चे में लगी रहती है बेचारी। और ये पूछा जाएगा पॉइंट कि कितने वर्षों से अपने बच्चे की देखभाल कर रही है, 15 ईयर्स। इस बात को भी नोट करना है। उनका जीवन घर और अस्पताल के बीच सीमित है, बच्चे की दवाई चलती रहती है। और 15 साल में उसने किसी से दोस्ती यारी कुछ भी नहीं बनाया है, बस अपना जो घर से लेके अस्पताल तक, अस्पताल से घर तक वो आती जाती रहती है। इसी कारण उनकी जो जान पहचान ज़्यादातर डॉक्टरों तक ही सीमित है। ध्यान रखेंगे, उनकी जो जान पहचान है वो केवल डॉक्टरों तक ही सीमित है। आस पड़ोस में कौन क्या रहता है, कौन आता है, कौन जाता है, कौन क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं है।
उनकी कोई दोस्ती यारी नहीं है। वे सिर्फ पेशेवर संबंधों के रूप में जो हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, वो बिना पार्टी को पसंद नहीं करती है, वो मना करती है पार्टी मत करो। इसलिए वह मिलने जुलने कॉफी पार्टियों और क्लब की गतिविधियों से दूर रहती है। वो पार्टी पसंद नहीं करती है और इसीलिए वो कभी भी कॉफी पार्टी मिलने जुलने क्लब की गतिविधियों से दूर रहती है। लेखक रमन और बीना को अपने बच्चों के कारण उत्साही माता पिता फैनेटिक पेरेंट्स कहता है, क्योंकि उनका कोई घनिष्ठ मित्र नहीं है। वो अपने बच्चों में ही व्यस्त रहते हैं हमेशा। इनका कोई घनिष्ठ मित्र नहीं है, वो अपने बच्चों में मगन रहते हैं। बीना का जो स्टेटस है, वो बीना जो है बीना लंबी है, पीली है और भारी हड्डी वाली एक औरत है। इस पॉइंट को नोट करना है। बीना इज टॉल, सी इज पेल वुमेन, हैवी बॉन्ड एंड सैलो। ध्यान रखेंगे वो बहुत ज़्यादा मतलब भारी भरकम वाली लड़की औरत है, लंबी है काफ़ी, किंतु उनके व्यक्तित्व में गरिमा और उसके लोग सराहते हैं। रमन एक सिगरेट कंपनी में काम करता है। इस बात को पॉइंट नोट करना है कि वो एक सिगरेट कंपनी में काम करता है और पेपर में सिगरेट की स्पेलिंग पूछी जाती है। इस बात को भी नोट करना है। तो सिगार से बना है सिगरेट, सिगरेट कंपनी में काम करता है वो। तो यही उसका तबादला यहाँ से बम्बई के लिए हुआ है। तो ध्यान रखेंगे सिगरेट कंपनी में काम करता है और ना ही ऐसी कंपनी से जुड़ा है जिसकी विदेशी साझेदारी हो। इस वजह से उसमें एक प्रकार का क्या है, हीन भाव भी देखा जाता है और कभी भी वो विदेशी कंपनी से जुड़ा नहीं है। जो कंपनी है वो सीमित है। कहानी के अंत की ओर जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वह डॉक्टरों की सच्ची चिंता। डॉक्टर जो होते हैं वो रियल जेन्युइन फीलिंग को दिखाते हैं। वो ये अवसर समाज के लोगों की कपटपूर्ण आडंबरपूर्ण प्रवृत्ति को उजागर करता है। मेहमान जिस तरह से बोलते हैं, खुश होते हैं, व्यवहार करते हैं, उससे उनकी बनावट और ढोंग स्पष्ट दिखाई देती है। लोग बस दिखावा करते हैं, बस अपने होने का दिखावा करते हैं, लेकिन रियलिटी में कोई किसी को जानता नहीं है, बस वो ढोंग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कमिश्नर की जो पत्नी होती है मिसेज रे, इधर रखेंगे मिसेज रे है, रे इधर रखेंगे, ये रे है, कमिश्नर की जी पत्नी है। वो क्या करती हैं, वो कहती हैं कि आप हमें इतनी जल्दी छोड़कर क्यों जा रही हैं। ये वो कहती हैं कि आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर क्यों जा रही हैं मिसेस रमन, आप तो सिर्फ 2 साल से यहाँ है ना। तो वो कह रही है कि आप हमें छोड़ के मत जाइए, आप क्यों जा रही हैं, अभी तो आप 2 साल ही हुए हैं आपको। लेकिन उसको ये नहीं पता है ये लोग 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, बस कि दिखावा कर रही हैं। 2 साल का मतलब है 2 साल से रह रही हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि कब से रह रही हैं वो। जबकि सच्चाई है कि रमन का परिवार 5 वर्षों से यहाँ रह रहा है, जबकि बता क्या रही है 2 साल से रह रही है। तो ये क्या है, झूठी आडंबरपूर्ण बातों कह रही हैं, बस लोगों को खुश करने के लिए बात को कहा जा रहा है। उनके बाद के शब्द वो सब बनावटी हैं। काश आप यहीं रुक जाती मिसेज रमन, कह रही हैं, रे कह रही हैं कि काश आप यहीं रुक जाती, आप ना जाती। ये वास्तविक भावना नहीं है बल्कि मात्र औपचारिकता है, केवल वो दिखावा कर रही हैं अपने होने का, जबकि ये बिल्कुल इसमें कोई रियलिटी नहीं है। रमन भी पुरुष मेहमानों की इस बनावटीपन को समझ जाता है। जो पुरुष लोग हैं वो भी बड़ा चढ़ा के इसकी बात करते हैं, लेकिन रियल में कोई किसी को नहीं जानता है। और कहता है कि उन लोगों से बात करने की कोई इच्छा नहीं रहती है। जो लोग बनावटी कहते हैं, बस वो बातें खाने के लिए पीने के लिए आते हैं और चले जाते हैं और बनावटी बातें करते हैं। वो मेहमान कहते हैं कि रमन परिवार को बहुत याद करेंगे। ये लोग जो मेहमान आते हैं उसकी पार्टी में, वो कहते हैं, झूठ मूठ का कह देते हैं, हम तुमको याद करेंगे। और सच्चाई ये है कि कोई भी उन्हें याद नहीं करने वाला है। ये सब सिर्फ सामाजिक
औपचारिकता है, हिपोक्रेसी है, ये उनकी अंतिम पार्टी है। और मेहमान जानते हैं कि अब मिलने की कोई संभावना नहीं है। रमन और उनकी पत्नी महसूस करते हैं कि लोगों को उनसे कोई वास्तविक लगाव नहीं है। वो जान जाते हैं कि लोगों को उनसे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। इसी बीच एक पार्टी के भीतर पार्टी भी चलती है। ध्यान रखेंगे, पार्टी के भीतर भी पार्टी चलती है। जो पार्टी चल रही है, पार्टी के अंदर पार्टी चल रही है, वो अंदर रोशनी वाले कमरे में पड़ोसियों और मेहमानों के बच्चे जमा है। एक पार्टी तो है जिसमें बड़े बड़े लोग हैं, और उन एक पार्टी वो चल रही है जो छोटे छोटे बच्चे हैं। वे फैंटा और कोका कोला पीकर कुछ नशे से में हैं। लड़कियां खिलखिला रही हैं और लड़के हाथ में बोतल पकड़े रिकॉर्ड प्लेयर के चारों ओर इतराते फिर रहे हैं। कोका कोला, ध्यान रखेंगे, फैंटा और जो बच्चे हैं वो क्या पीते हैं? फैंटा। एक पॉइंट पूछा जा सकता है, जो बच्चे हैं फैंटा, फैंटा और कोका कोला। कोका कोला पी के लड़कियां हंस रही हैं और लड़के कर रहे हैं, झूम रहे हैं। मेहमान विदा होने लगते हैं और मेहमान वहां से पार्टी को समाप्त करके जाने लगते हैं। अब डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर बाद में आते हैं। अब डॉक्टर आते हैं और यही से वास्तविक पार्टी शुरू होती है। जब तक जो लोग आए थे वो केवल झूठ मूठ का बोल रहे थे, आर्टिफिशियल था सब कुछ, उनके प्यार कुछ नहीं था, बस वो दिखावा कर रहे थे। अब जो डॉक्टर आते हैं तो वो क्या करते हैं, रियल पार्टी यहाँ से शुरू होती है। अब रमन और बीना को महसूस होता है कि यही लोग हैं जो उनसे सच में जुड़े हुए हैं। वो डॉक्टर को वो सच्चा मानते हैं, यही लोग हैं जो हमसे सच से जुड़े हुए हैं। और यहाँ मानवीयता दिखाई देती है। डॉक्टर केवल डॉक्टर नहीं रखते हैं, जैसे वे रमन के परिवार का सहारा बन गए हो। उनका स्नेह सच्चा है। जो डॉक्टर होते हैं उनका जो प्रेम है वो एकदम सच्चा है, वो उनका झूठ मूठ का नहीं लगता है। लेकिन डॉक्टर से पहले जो लोग आए थे वो क्या थे, सब झूठे फरेबी थे, बस दिखावा कर रहे थे, खाने के लिए आए थे। डॉक्टर उनके स्वास्टिक बच्चे नोनो के बारे में के साथ बैठते हैं। ध्यान रखेंगे, एक बच्चा है नोनो के पास बैठते हैं। और उनके बच्चों के पास बैठते हैं। रमन जो दंपति है उनके साथ स्वयं को सहज और आत्मीय महसूस करते हैं। कहानी का भावुक चरम पड़ता है और औपचारिक पार्टी समाप्त हो जाती है और सच्ची पार्टी शुरू हो जाती है। और वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उनका मार्मिक गीत गाया जाता है। उनका जो गीत गाया जाता है, जो गाता है वो कौन थी? वो गाती है टैगोर की, वो उसकी डॉक्टर की पत्नी गाती है। वो कहती है फादर फादर द बोट कैरिंग मी अवे, फादर इट इज कैरिंग मी अवे फ्रॉम होम। और ये कौन गा रही है? ये बनर्जी की पत्नी ये गीत गाती है। कहती है, पिता ये नाव मुझे दूर ले जा रही है, पिता ये मुझे घर से दूर ले जा रही है। किसकी बात कर रही है? नाव की बात कर रही है। ये बनर्जी की पत्नी गाती है, सॉरी जो डॉक्टर है, डॉक्टर बनर्जी की पत्नी गाती है। ये डॉक्टर बनर्जी की पत्नी जब ये गीत गाती है तो स्वर इतना भावभीना हो जाता है कि सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसको याद रखेंगे, लाइन को आ जाते हैं। और इन्हीं आंसुओं से उनके एक प्रकार का मन शुद्धिकरण कथारसिस हो जाता है, एकदम महसूस हो जाता है और सबके शुद्धिकरण हो जाता है। और चारों ओर गहरी उदासी फैल जाती है। कहानी के अंत में असली मानव संबंध सामने आते हैं। जो गीत गाया जाता है तो यहाँ से सच्चाई पता चलती है कि पार्टी की अहमियत क्या थी। कहानी का संदेश, कहानी का जो संदेश है, कहानी पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। जो मेहमान रमन से कभी घनिष्ठता से बात नहीं करते थे, पार्टी में ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे मानो वे बहुत करीबी हों। वे केवल पेय पदार्थों के लिए थे, लोग पीने के लिए, खाने के लिए। रमन और रमन की परिवार की वो बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि तुम रुक जाओ, तुम मत जाओ, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। लेकिन रियल जो पार्टी शुरू हुई थी डॉक्टर बनर्जी के आने के बाद हुई थी। तो वो बताता है कि डॉक्टर के व्यवहार और मेहमानों के व्यवहार में कितना गहरा विपरीत दिखाई देता है। डॉक्टर सच्ची मानवता दिखाते हैं।
अनीता देसाई इतना चाहती है कि समाज के लोगों को, अनीता देसाई मैसेज दे रही हैं, चाहती हैं कि समाज में लोगों को जोड़ने वाली चीज भावना नहीं होती, बल्कि धन, दिखावा और शराब होती है। लोग बस किससे जुड़ते हैं कि वह धन से, दिखावा से, शराब से जुड़ते हैं, वाइन से जुड़ते हैं। इनका रियल प्रेम नहीं होता है। यही ऊपरी वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं, वो कृत्रिम जीवन की सच्चाई है, सामाजिक प्रतिष्ठाओं को असली मानवता से अधिक महत्व देते हैं। ये बनावटी आर्टिफिशियल समाप्त हो जाती है। जब सच्ची मानवता सामने आती है तो ये वास्तविक पार्टी शुरू हो जाती है। अंत में अंत में अंत में परिवार डॉक्टरों के साथ बैठकर वास्तविक स्नेह का अनुभव करते हैं। डॉक्टर और उनकी पत्नी नौनों पर स्नेह जताते हैं। इस प्रकार द फेयरवेल पार्टी दर्शाती है कि उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी पत्नियां होती हैं, वो वास्तविक भावना उसकी खाली होती हैं। उनके पास कोई प्रेम नहीं होता है, वो बस दिखावा करती हैं, ढोंग करती हैं, वो ढोंग करती हैं। और ध्यान रखेंगे जो इनका बेटा है, जो इसका नाम है स्पष्टिक चाइल्ड नोनो, नोनो को ध्यान रखेंगे, नोनो, नोनो, ठीक है। और उनकी पहचान उनके नाम से नहीं बल्कि उन कंपनियों के नाम से होती है, जैसे इंपेरियल टम्बाकू, ब्रूक बॉन्ड, ईसो आदि नाम से जानी जाती हैं। लोगों की कंपनी से पहचान होती है, लोगों के नाम से नहीं होती है। नाम से ज्यादा ब्रांड महत्वपूर्ण हो जाता है। यही कहानी व्यंग और विडंबना है। ये कहानी क्या दिखाती है? विडंबना दिखाती है, आयरनी को शो करती है। लोग बस दिखावा करते हैं अपने होने का, लेकिन रियलिटी में वो अपने नहीं होते हैं, बस वो दिखावा करते हैं। लोग बस खाने की, पीने के लिए आते हैं और आके चले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे 50+100 क्वेश्चन को, जिससे कि हमारा जो डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाए और पूरा का पूरा टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो हु रॉट द पार्टी, द फेयरवेल पार्टी? तो अनीता देसाई जी हैं। विच फ्रॉम विच बुक इज द स्टोरी टेकन? तो ये कहानी ली गई है गेम्स एट टोलाइट एंड अदर स्टोरी, इसको याद रखेंगे। इन विच ईयर बाय द स्टोरी पब्लिश? 1978 को पब्लिश होती है ये। हु इज द मैन मेल कैरेक्टर इन द स्टोरी? तो रमन है। हु इज द रमन वाइफ? वो आपकी बीना रमन है, जो रमन की पत्नी है। इनकी उम्र 35 साल है। जो टॉल है, ध्यान रखेंगे, इनकी उम्र 35 साल है, जो टॉल है, पेल वुमेन है, हैवी बॉन्डेड सैलू है। और इनका जो व्यवहार है वो डिग्निटी हर बिहेवियर है। व्हाट इज द नेम ऑफ द रमन चाइल्ड? उसका नाम होता है नोनो, ध्यान रखेंगे, नोनो नाम है उसका। व्हाट इज द स्पेसिफिक अबाउट नोनो? ये स्पेस्टिक चाइल्ड है, एक अपंग बच्चा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वाई इज द स्टोरी कॉल्ड द फेयरवेल पार्टी? ये पार्टी क्यों रखी गई है? द बिकॉज रमन थ्रोज अ फेयरवेल पार्टी बिफोर मूविंग टू बम्बई। वो बम्बई जा रहा है, दिल्ली से बम्बई जा रहा है और उसका ट्रांसफर हो रहा है, तो अपनी पार्टी को, अपनी जो पार्टी उसका आयोजन करता है, लोगों को बुलाता है। और फ्रॉम विच सिटी इज रमन ट्रांसफरिंग? कहाँ से हो रहा है? दिल्ली से। और टू विच सिटी इज रमन ट्रांसफरिंग? हो रहा है बम्बई के लिए। इस बात को याद रखना है। हाउ लॉन्ग हैड रमन स्टेड इन दिल्ली? तो 5 साल वहां रुका था। वेयर इज द फेयरवेल पार्टी अरेंज? तो ऑन द लॉन में हो रही है, लॉन में हो रही है। ड्यूरिंग विच सीजन डज द पार्टी टेक प्लेस? तो इसको ध्यान रखना है, समर, समर इवनिंग। हाउ ओल्ड इज बीना रमन? वो 35 साल की एक लंबी वुमेन है। हाउ इज बीना डिस्क्राइब्ड फिजिकली? तो टॉल है, पेल, हैवी बॉन्ड एंड सैलो है। वाई इज बीना सोशली आइसोलेटेड? वो लोगों से, समाज से क्यों दूर होती है? उसकी दूरी होने का कारण क्या है? तो बिकॉज हर स्पेस्टिक चाइल्ड, उसका जो अपाहिज बेटा है, उसकी दवाइयों में, गोलियों में लगी रहती है। और प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद डॉक्टर, उसका जो रियल लाइफ है वो डॉक्टरों, अस्पताल से जाती है घर, घर से जाती है अस्पताल, लोगों से मिल ही नहीं पाती है। हाउ डज ऑथर डिस्क्राइब द रमन एंड बीनास एज पेरेंट्स? तो कहते हैं फेनेटिक पेरेंट्स है वो। वेयर डज रमन वर्क? तो कहाँ काम करता है? सिगरेट कंपनी में काम करता है। इस बात को ध्यान रखना है।
व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स डज रमन हैव? तो इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है वो। हु रिप्रेजेंट करता है हिपोक्रेसी इन द स्टोरी? तो गेस्ट है स्पेशली मिसिस रे, जो होती हैं बहुत ज़्यादा दिखावा करती हैं, ढोंग करती हैं, और कितने साल की बताती हैं कि तुम 2 साल से यहाँ रह रही हो, जबकि रियलिटी क्या है, वो 5 साल से वो रहती हैं। हाउ मैनी ईयर्स हैड मिसिस रमन एक्चुअली लिव्ड इन द सिटी? 5 years. हाउ मैनी ईयर्स डिड मिसिस रे क्लेम मिस्टर रमन्स लिव देयर? तो कहती हैं 2 साल से आप लोग रह रहे हैं, वो झूठ बोलती हैं। व्हाट डज मिसिस रे से डेट शोज हिपोक्रेसी? तो क्या दिखाती हैं वो दिखाती हैं, ओ आई विश यू वर स्टेइंग मिसिस रमन, तुम यहाँ रुक जाओ, तुम यहाँ से मत जाओ, हमें अच्छा ना लगेगा, लोग बस दिखावा कर रहे हैं, रियलिटी ऐसा नहीं है। डज रमन इंजॉय टॉकिंग टू द गेस्ट? नो, जब अपने गेस्टों से जब बात करता है तो उसको रियल जो है अनुभव कुछ नहीं होता है, उसे कोई इंजॉय नहीं आता है, जब उनको जानता ही नहीं है वो तो लोग खाने के लिए पीने के लिए आए और चले जाएंगे। हाउ इज द पार्टी डिस्क्राइब्ड इनिशियली? तो कैसी होती है शुरुआत में? आर्टिफिशियल और फॉर्मल होती है, शुरुआत में कोई आनंद, कोई एंजॉय कुछ नहीं आता है। हु फॉर्म्स द पार्टी विद इन अ पार्टी? तो पार्टी के अंदर भी पार्टी होती है, उसको कौन परफॉर्म करता है? वो चिल्ड्रन ऑफ गेस्ट एंड नियबर्स। व्हाट ड्रिंक्स आर द चिल्ड्रन हैविंग? तो बच्चे क्या पीते हैं? फैंटा और कोको कोला। हु शो जेन्यून कंसर्न फॉर द फैमिली? वो है डॉक्टर, जो जेन्यून कंसर्न दिखाता है, जो रियल फीलिंग को दिखाता है। विच डॉक्टर सिंग्स अ टाइगर सॉन्ग? तो टाइगर सॉन्ग को कौन गाता है? डॉक्टर बनर्जीस वाइफ गाती हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द फाइनल सॉन्ग? कैसी थीम थी उसकी? सैडनेस, सेपरेशन फ्रॉम होम दिखाती है वो। हाउ डज द फैमिली फील इन द कंपनी ऑफ डॉक्टर्स? तो कैसा महसूस करते हैं वो? रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेड। व्हाट इज द स्टोरी मेन कंट्रास्ट? इसका कंट्रास्ट क्या है वो? आर्टिफिशियल ऑफ गेस्ट्स वर्सेस ह्यूमैनिटी ऑफ डॉक्टर, मानवता दिखाई जाती है डॉक्टर के द्वारा, और जो गेस्ट आते हैं, जो मिसिस रे, वो क्या कहते हैं, दिखावा करती हैं केवल। हु आर द रिप्रेजेंटेड बाय कंपनी नेम्स इंस्टीड ऑफ पर्सनल नेम्स? तो लोग दिखाते हैं बीप्स ऑफ अवर क्लासेस और एग्जीक्यूटिव्स, लोग अपनी कंपनियों के नाम से जाने जाते हैं, जो अपर क्लास की जो पत्नियां होती हैं। नेम एनी कंपनी मेंशन एज वाइफ्स आइडेंटिटी? तो जानी जाती हैं, तो इंपीरियल टम्बाकू, ब्रूक बॉन्ड और ईसो, ये कंपनी के नाम है, जिनकी पत्नियां जाने जाती हैं। व्हाट डज द स्टोरी रिवील अबाउट अपर क्लास सोशल लाइफ? तो दिखाती है इट इज आर्टिफिशियल एंड ड्राइवन बाय स्टेटस एंड वेल्थ। व्हाट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी? तो क्या दिखाते हैं वो? वेल्थ, एल्कोहल और नॉट फीलिंग, वो केवल पैसा दिखाते हैं, शराब पीने के लिए आते हैं, और उनके अंदर कोई इसी के लिए फीलिंग नहीं होती है। व्हेन डज द रियल पार्टी बिगन? तो रियल पार्टी कब शुरू होती है? आफ्टर आर्टिफिशियल पार्टी के बाद। हु सिंग्स द इमोशनल टैगोर सॉन्ग एट द एंड? तो कौन गाता है? टैगोर वाइफ गाती है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सॉन्ग्स ऑन द फैमिली? जब वो गाती है तो लोगों में क्या प्रभाव आता है? तो इट ब्रिंग्स टीयर्स एंड रिलीफ, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ मिसिस बीना रमन्स लाइफ? तो क्या था? हर स्पेसिफिक चाइल्ड नोनो, ध्यान रखेंगे इसको। हाउ डज द स्टोरी डिपिक्ट द गेस्ट कंसर्न? तो क्या दिखाती है? फॉल्स एंड सुपरफिशियल, झूठ और फरेबी दिखाती है केवल। हाउ आर द डॉक्टर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर गेस्ट? कैसे दूसरे लोगों से अलग होते हैं डॉक्टर साहब? तो दे शो जेन्यून सिंपैथी एंड ह्यूमन बॉन्डिंग। हु रियलाइज द हिपोक्रेसी ऑफ द मेन्स एट द पार्टी? तो रमन महसूस करता है जो लोग भी मेन लोग आए हैं वो केवल दिखावा कर रहे हैं, वो झूठी मूठी तारीफ करते हैं वो केवल। व्हाट डज द स्टोरी से अबाउट सोशल गैदरिंग्स? क्या दिखाती है वो? तो दे ऑफन रिवील हिपोक्रेसी एंड फॉर्मल बिहेवियर को शो करते हैं वो। हाउ डज द आर्टिफिशियल पार्टी अफेक्टेड द रमन फैमिली? तो दे बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी। विच सॉन्ग
लिरिक आर क्वाटेड इन द स्टोरी, तो कौन गाता है? फादर, द बोट कैरिंग मी अवे, फादर इट इज कैरिंग मी अवे फ्रॉम होम। तो ये कौन गाती है? बनर्जी की पत्नी गाती है। हाउ इज बीन आ रिलेशनशिप विद सोसाइटी मोस्टली डिफाइंड, तो कहते हैं प्रोफेशनल थ्रू डॉक्टर से। व्हाट इज द आयरनिक एस्पेक्ट ऑफ द फेयरवेल पार्टी, तो दिखाती है गेस्ट एक्सप्रेस कंसर्न बट एक्चुअली डू नॉट केयर, वो केवल दिखावा करते हैं, रियलिटी में उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। हाउ डज द हाउ डू द चिल्ड्रन बिहेव इन द इनर पार्टी, क्या करते हैं वो? गिगलिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, सोडा पीते हैं, डांसिंग करते हैं और आनंद करते हैं। व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट ट्रू ह्यूमन रिलेशनशिप, तो क्या दिखाती है वो? दे इमर्ज वेयर आर्टिफिशियलिटी इज रिमूव्ड। हु इज द कमिश्नर्स वाइफ इन द स्टोरी? मिसिज रे है। व्हाट इज द ऑथर, तो मेन पर्पज इन द स्टोरी, तो क्या दिखाना है वो? हाईलाइटिंग द आर्टिफिशियल सोशल लाइफ एंड ट्रू ह्यूमन कंपेशन को दिखाना है। हाउ डू द गेस्ट ट्रीट द फैमिली बिफोर द पार्टी, तो कैसे वो करते हैं? तो दे डू नॉट टॉक टू इंटरेक्ट विद देम, वो उनके साथ बातचीत नहीं करते हैं। हाउ डू वेल्थ एंड सोशल स्टेटस प्ले अ रोल इन द पार्टी, तो दे क्रिएट्स फॉल्स बॉन्डिंग एंड शो ऑफ, केवल दिखावा करते हैं। व्हाट डज द फेयरवेल पार्टी फाइनली सिंबलाइज, क्या करती है? द कंट्रास्ट बिटवीन सुपरफिशियल एंड जेन्युइन ह्यूमन केयर को दिखाती है। तो ये हमारे 50+ क्वेश्चन थे, तो कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आपको टॉपिक। और कल का जो टॉपिक है कैथरीन मेल्सफील्ड का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है द फ्लाई। कल द फ्लाई को पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस सीरीज को आगे क्रम में जारी रहेगा, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हर वीडियो आप तक पहुँचे। और एक एक वीडियो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो मिलते हैं कल बेहतरीन वीडियो के साथ। द फ्लाई, कल का टॉपिक होने वाला है द फ्लाई, जो लिखा था कैथरीन मेल्सफील्ड ने। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहें। और फर्स्ट जो स्टेज का एग्ज़ाम होना है दिसंबर में, उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और डाउनलोड हो चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी अपनी तैयारी को बूस्ट करें और पूरी ख़त्म करें जल्दी से जल्दी, और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच।